नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पलाइन पर। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार संविधान में स्थिति भाग 3 अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति और विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की कुछ विशिष्ट प्रकृति और विशेषताएं हैं जो उन्हें भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में अद्वितीय बनाती हैं। न्याय योग्य, जस्टिशियबल। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। इसका अर्थ है कि यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों के प्रवर्तन की मांग कर सकता है। उल्लंघन न करने योग्य, कैनॉट बी वायोलेटेड। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, यद्यपि कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। समान रूप से प्राप्त, इक्वली अवेलेबल। मौलिक अधिकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। यह भारतीय संविधान की आधारशिला में निहित समानता के सिद्धांत को रेखांकित करता है। 2. मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। भारतीय संविधान ने मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। हालांकि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 300A के तहत एक सामान्य संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण। 1. समता का अधिकार अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा और किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी स्थिति या पद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यह अनुच्छेद राज्य को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। राज्य को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक को लोक नियोजन में भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया जाता है। हालांकि यह अनुच्छेद राज्य को कुछ पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक भेदभाव आरक्षण करने की अनुमति देता है ताकि उन्हें समाज में समान अवसर मिल सकें। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। यह अनुच्छेद राज्य को सेना या विद्या संबंधी विशिष्टता को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान करने से रोकता है। यह नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से भी प्रतिबंधित करता है। 2. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक हैं। अनुच्छेद 6 अधिकारों का संरक्षण। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है जो उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यह प्रत्येक नागरिक को मौखिक, लिखित या छिपे हुए मामलों पर अपनी अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की स्वतंत्रता देता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन शामिल है। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है और यह हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। संगम या संघ बनाने का अधिकार। इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार शामिल है। आबाद संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार। संचरण की स्वतंत्रता के 2 भाग हैं। आंतरिक, देश में निर्बाध संचरण अनुच्छेद 19 और बाहरी, देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार अनुच्छेद 21। निवास का अधिकार। यह अधिकार देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार किसी भी व्यवसाय, व्यापार
या कारोबार को करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक, हानिकारक औषधियों या विस्फोटक आदि व्यवसाय। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह अनुच्छेद किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें 3 मुख्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। कार्य पश्चात विधि से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। दोहरे दंड से संरक्षण। किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आत्म अभिशंसा से संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 निरोध, हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत 2 तरह की होती है, दंड विषयक, अपराध स्वीकार करने और दोषी ठहराए जाने पर, और निवारक, बिना सुनवाई के दोषी ठहराए बिना हिरासत। साधारण कानूनी मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार तथा दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार होता है। निवारक हिरासत के मामलों में किसी व्यक्ति की हिरासत अवधि 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इस बारे में उचित कारण न बताएं। 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, 24। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार, मनुष्यों की खरीद बिक्री और बलात् श्रम, जबरन काम कराना को प्रतिबंधित करता है। इस प्रावधान का उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने से प्रतिबंधित करता है। इसका उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाना और उनके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने बचपन का आनंद ले सकें। 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने ईश्वर या सिद्धांतों के साथ अपने तरीके से संबंध स्थापित करने की आंतरिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार, चल और अचल संपत्ति के अधिग्रहण और स्वामित्व का अधिकार तथा कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाती है। इसका उद्देश्य राज्य को किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए करदाताओं के पैसे का उपयोग करने से रोकना है, जिससे धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मजबूत होता है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन किसी न्यास या बंदोबस्त के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है यदि न्यास या बंदोबस्त इसकी अनुमति देता है। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में
किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक ने अपनी सहमति नहीं दी हो। 5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29-30। ये अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक वर्ग को जिसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यह अनुच्छेद सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की आधारशिला है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यह अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देती है जिसे हिरासत में लिया गया है, ताकि हिरासत की वैधता की जांच की जा सके। परमादेश, मैंडामुस। यह रिट किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। यह रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है। उत्प्रेषण, सर्टियोरारी। यह रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय को रद्द करने या किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए जारी की जाती है। अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो। यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा धारण किए गए सार्वजनिक पद की वैधता की जांच करने के लिए जारी की जाती है। इस प्रकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र की आधारशिला हैं और प्रत्येक नागरिक की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।